हेलो फ्रेंड्स, मैं रमाकांत शर्मा आपका श्री कृष्णा कॉलेज मनोरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी थर्ड ईयर का नेक्स्ट जो पोर्शन है हमारे चैप्टर का। उसमें नामकरण पद्धतियां चल रही थी और इस नामकरण पद्धति ने हमने पिछले वीडियो तक हमने कुछ विशेष प्रकार के प्रारूपों का अध्ययन किया था। जैसे था होलो टाइप था, लैक्टो टाइप था, सिन टाइप था, को टाइप था। ये कुछ प्रारूप हमने पिछले वीडियो तक अध्ययन किया था, उनका हमने आज हम अध्ययन करेंगे प्राथमिकता के सिद्धांत का, कि जितने भी प्रारूप थे उन सभी प्रारूपों का प्रयोग किया गया था नामकरण के अंतर्गत। ठीक है, उन प्रारूपों की सहायता से क्या किया जाता था, नामकरण किया जाता था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि नामकरण में प्राथमिकता का क्या योगदान है या किस आधार पर पौधे का क्या किया जाएगा, नामकरण किया जाएगा। ठीक है, तो देखें, प्राचीन काल में अनेक वैज्ञानिक हुए हैं, जैसे कि डिकंडोल हो गए, कैरोलस लिनियस हो गए, बेंथम हुकर हो गए, एंगलर हो गए, प्रेंटल हो गए, हचिंसन हो गए। तो बहुत से वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने वर्गीकी के इतिहास में अपना कोई ना कोई योगदान दिया है। तो जैसे जैसे वैज्ञानिक आते गए या जैसे जैसे उन्होंने नए नए पौधों की खोज की, तो उन्होंने अपने हिसाब से उन पौधों का नामकरण भी प्रारंभ किया। तो अनेक समस्याएं ऐसी उत्पन्न हुई जब यह देखा गया कि कोई दो वैज्ञानिक एक ही पादप का अलग अलग नाम दे रहे हैं। ठीक है, कोई एक ही पादप है जिसका किसी एक वैज्ञानिक ने कोई और नाम दे दिया, किसी दूसरे वैज्ञानिक ने कोई दूसरा नाम दे दिया। जैसे कोई एक पादप है, उसका जैसे सेब का पादप है, उस सेब का पादप को लिनियस ने कुछ और नाम दे दिया, और जो मिल नामक वैज्ञानिक था या जो जेडी हुकर थे उन्होंने उसे अलग नाम दे दिया। तो फिर लोगों के सामने समस्या उत्पन्न हुई कि इसे किस नाम से जाना जाए, मतलब इसका वास्तविक बॉटनिकल या वनस्पतिक नाम क्या है। ठीक है, तो इसके लिए आईसीबीएन, आपको पहले एक संस्था का नाम भी बताया हुआ है, आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, आईसीबीएन, ये जो संस्था है, ये संस्था इन नामकरण के नियमों को क्या करती है, संपादित करती है। मतलब नामकरण के नियमों का क्या करती है, ये विश्लेषण करके उनको बताती है। ठीक है, ये संस्था। अब इस संस्था ने क्या कहा कि जब मान लीजिए आपके पास किसी भी चीज के दो अलग अलग नाम हैं, तो उस नाम को पहले हम प्राथमिकता देंगे या उस नाम को हम मान्य मानेंगे, उसे ही प्राथमिकता देंगे जो पहले क्या हुआ है, प्रकाशित हुआ है। पहले क्या हुआ हो, प्रकाशित हुआ हो। जो पहले प्रकाशित होगा उसी नाम को क्या माना जाएगा, मान्य माना जाएगा। इसे ही कहा जाता है प्राथमिकता का सिद्धांत। तो प्राथमिकता का सिद्धांत का मतलब यह है कि किसी भी दो वैज्ञानिकों ने किसी एक ही पादप के दो अलग नाम दिए, अब उस नाम को प्राथमिकता दी जाएगी या उस नाम को मान्य माना जाएगा जो नाम पहले प्रकाशित हुआ हो। इसे ही कहते हैं प्राथमिकता का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, यहां पर हम प्रकाशन या पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं, हम यहां पर नाम को खोजे जाने की बात नहीं कर रहे हैं। कि जैसे लिनियस नामक वैज्ञानिक था, उसने 1752 में, अप्रोक्स 1752 में, एप्पल जो होती है, सेब जो होती है, उसके नाम को क्या किया था, बताया था। मतलब प्रकाशित नहीं किया था, सिर्फ क्या किया था, बताया था। 1752 था या 55 था, ऐसा कुछ था, मान लीजिए 55, मान लीजिए कि 1755 में सेब का नाम किसने दिया, लिनियस ने, सिर्फ बताया। लेकिन प्रकाशन कब हुआ, 1757 में। तो ये जब प्रकाशित होगा, अगर उस समय तक कोई और प्रकाशित नहीं हुआ नाम, तब तो ये मान्य होगा, और उस समय तक कोई और नाम प्रकाशित हो चुका, जो जो प्रकाशित होगा वो मान्य होगा। मान लीजिए एक नाम 1755 में आया, दूसरा नाम 1757 में आया, वही सिर्फ एक एप्पल का या फिर सेब का। ठीक है, तो ये जो नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है मेलस डोमेस्टिका, सेब का। तो 1755 में एक नाम आया, 1757 में एक नाम आया। पहले कौन सा आया, 1755 में, बाद में कौन सा आया, 1757 में। ये इनके प्रकाशन वर्ष हैं, पब्लिकेशन ईयर है। तो जब ये प्रकाशित हो गया 1755 में, तो इसे ही क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब इसे ही क्या माना जाएगा, मान्य। उसके कुछ नियम हैं कि मान्य किनको माना जाएगा। ठीक है, प्रकाशित होना चाहिए, उस समय की द्विनाम पद्धति के अनुसार सही होना चाहिए, टोटोनिम्स मतलब पूर्ण नाम, पुनः नाम नहीं होने चाहिए। कुछ नियम है कि भाई क्या क्या वैध होने के लिए आवश्यक है, तो उसके आधार पर इसे क्या माना जाएगा, मान्य माना जाएगा।
ठीक है, तो ये था आपका प्राथमिकता का सिद्धांत। तो इस प्राथमिकता के सिद्धांत में कुछ उदाहरणों को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि हम एप्पल वाला ही ले लेते हैं, पहला एग्जांपल है हमारा एप्पल। एप्पल मतलब सेब, ठीक है। तो इस एप्पल के लिए देखिए प्राथमिकता का नियम कैसे इस पर लागू होता है वो बता रहे हैं हम लोग आप लोग। तो सबसे पहले जैसे कि इस एप्पल के लिए या सेब के लिए लीनियस नामक वैज्ञानिक ने सन 1757 में एक नाम दिया। नाम क्या दिया? पायरस मेलस। क्या नाम दिया इन्होंने? पायरस मेलस नाम दिया। किसने नाम दिया? लीनियस नामक वैज्ञानिक ने 1757 में, ठीक है। उसके बाद 1768 में एक और नाम दिया गया सेब के लिए, प्यूमिला मेलस मिल। प्यूमिला मेलस मिल, या इसको बाद में चेंज भी किया गया था, इसको कर दिया गया था मेलस प्यूमिला मिल। वो क्यों किया गया था मैं आपको बताऊंगा। इसका नाम बाद में चेंज करके क्या कर दिया गया था, मेलस प्यूमिला मिल। क्यों ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि जब लीनियस ने 1757 में पायरस मेलस नाम बताया किसका, सेब का, तो उस समय तक ये मेलस क्या थी, जाति थी। उसके बाद इस मेलस को क्या माना गया था, वंश माना गया था। इसलिए इसके बाद जितने भी नाम आएंगे ना उन सब नामों में मेलस, क्योंकि द्विनाम पद्धति के अनुसार जितने भी नाम होंगे वो दो शब्दों से बने होंगे, किस किस से, वंश से और जाति से, ठीक है। दो चीजों से बने होंगे, किस किस से, वंश और जाति से, यानी कि ये वंश है और ये क्या है, जाति। लेकिन बाद में पता चला कि मेलस तो क्या है, वंश है, जाति नहीं है। इसलिए बाद में इस मेलस को इसके स्थान पर रखा गया था। किसके स्थान पर? पायरस के स्थान पर रखा गया था, कि मेलस पायरस की जगह आया था। तो ये नाम तो वैसे ही अवैध हो गया। क्यों हो गया अवैध? क्योंकि इसमें मेलस को क्या माना गया, जाति, जबकि मेलस था क्या, वंश। इसलिए प्यूमुला पैलस मिल को बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था मेलस प्यूमुला मिल में, ठीक है। यह नाम कब आ गया, 1761 में। उसके बाद सन 1803 में एक और नाम दिया गया था, वो नाम था मेलस डोमेस्टिका। क्या नाम था, मेलस डोमेस्टिका। किसका नाम है ये, सेब का नाम है, ठीक है। और यही ना, अब देखिए यहां पर देखो प्राथमिकता के नियम के अनुसार हमने यहां पर देखा कि लीनियस ने नाम दिया 1757 में, फिर 1761 में एक और नाम आया, इसको हम नहीं लेंगे काम में, एक और नाम आया, और फिर 1803 में एक और नाम आया। अब प्राथमिकता का सिद्धांत क्या कहता है, प्राथमिकता का सिद्धांत कहता है कि जब किसी पादप का वैज्ञानिक नाम प्रकाशित किया जाएगा तो वह वैज्ञानिक नाम अगर वैध है और सबसे पहले जो प्रकाशित किया गया है उसे क्या माना जाएगा, मान्य माना जाएगा। अब चूंकि सबसे पहले प्रकाशन किसका हुआ है, 1757 में पायरस मेलस का, लेकिन हमने आपको बता दिया कि वैध नहीं था, मतलब ऑथेंटिक नहीं था, वैध नहीं था, अवैध था। क्यों था? क्योंकि यहां पर जो मेलस था वो किसको व्यक्त कर रहा है, वंश को, जबकि मेलस के सॉरी वंश किसको व्यक्त कर रहा है, यहां पर जाति को, जबकि मेलस क्या था, इसका वंश था, ठीक है। तो यहां पर ये नाम ऑटोमेटिकली गलत हो गया। दूसरी बात करते हैं मेलस प्यूमिला मिल। माना 1761 में दिया गया मेलस प्यूमिला मिल, एक तरह का वैध ही नाम था, लेकिन यहां पर ये मेल क्या है, उपजाति है। अगर यहां पर उपजाति की बात की जाती है तो नामकरण में ज्यादातर उपजातियों को प्रयोग नहीं किया जाता है। तो उस समय तक की एक समस्याएं थी जिसके आधार पर इसे भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद तुरंत जो था सन 1803 में नाम कौन सा प्रकाश में आया, मेलस डोमेस्टिका। चूंकि उससे पहले दिए गए नाम माना पहले प्रकाशित हुए हैं, प्राथमिकता का सिद्धांत ये कहता है कि जो पहले प्रकाशित होगा वही मान्य माना जाएगा। पर इसके साथ एक और बात करता है ना वो, कि वो नाम कैसे होने चाहिए, वैध होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, बट ये करेक्ट नहीं थे। इसलिए नाम को किसको मान्य माना गया, 1803 में दिया गया मेलस डोमेस्टिका नाम। तो सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है, मेलस डोमेस्टिका, ठीक है। इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, यहां पर स्मॉल डी आएगा। आपको पता है ना स्मॉल डी क्यों आएगा, क्योंकि हम वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं, तो जाति का जो नाम आएगा उसका पहला अल्फाबेट स्मॉल आता है,
वंश के पहले नाम का पहला अल्फाबेट कैसा आएगा? कैपिटल आएगा। चूंकि हम हैंड से राइट कर रहे हैं इसलिए अलग अलग अंडरलाइन किया है, बीच में स्पेस रखा है। ठीक, अब देखिए एक समस्या हो रही इसी समय जब ये दिए जा रहे थे 1803 तक ये सेब के नाम, उस समय एक और समस्या आई थी। निम्फिया के साथ भी समस्या आई थी, लेकिन इनके साथ भी एक समस्या है। समस्या क्या आई? लिनियस कहते हैं कि भाई मैंने नाम दिया पायरस मेलस। क्या नाम दिया है मैंने? पायरस मेलस। मान लीजिए आप कहते हो कि ये क्या है? वंश है। लिनियस के अनुसार ये क्या थी? जाति थी। लेकिन बाद में पता चला था कि ये तो क्या है? वंश है। तो लिनियस इस नाम को चेंज कर सकता था ना भाई। लिनियस इस नाम को चेंज करता भी है और लिनियस नाम देता है उस समय इसे मेलस मेलस। अब इस नाम में तो कोई समस्या ही नहीं है। इसने कहा कि भाई ठीक है, आपने मान लिया मेलस वंश है, ठीक है साहब, हमने मेलस वंश बना दिया। अब मेलस जाति भी तो हो सकती है। समस्या क्या है जाति में? ठीक है, तो वंश की क्या बना दी उन्होंने? जाति भी बना दी। वंश भी रह गया, जाति भी रह गई, नाम क्या हो गया? करेक्ट हो गया ना? सही है, होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आईसीबीएन एक बात करता है जिसे पुनर्नाम कहा जाता है। पुनर्नाम को कहते हैं टोटोनिम। पुनर्नाम को क्या कहते हैं? टोटोनिम कहते हैं। अब आईसीबीएन क्या कहता है? दो चीजें हैं यहां पर। एक जूलॉजी के लिए चलती है आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। आईसीजेडएन जो है, जो जूलॉजी वाले हैं, जो जंतु वैज्ञानिक हैं, वो तो इस टोटोनिम को सही मानते हैं, वैध मानते हैं। लेकिन बॉटनी वाले इसे क्या मानते हैं? अवैध मानते हैं। मतलब इसे ऑथेंटिक नहीं मानते। आईसीबीएन के अनुसार यदि किसी वंश एवं जाति का नाम एक ही है तो वो मान्य नहीं होगा। और जब किसी पादप के लिए वंश और जाति के नाम एक होते हैं, सेम होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? पुनर्नाम या फिर टोटोनिम। तो आईसीबीएन इसे वैध नहीं मानता, इसे मान्यता प्रदान नहीं करता। कब? जब वंश और जाति के नाम क्या हो? समान हो। तो किसी भी पादप के लिए जब वंश और जाति के नाम समान होते हैं तो उन्हें आपस में क्या कहा जाता है? टोटोनिम या पुनर्नाम कहा जाता है। आईसीजेडएन जो है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, सॉरी इंटरनेशनल कोड ऑफ, फॉर नहीं ऑफ है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो है वो टोटोनिम को क्या मानते हैं? वैध मानते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे चूहा है, चूहे को जानते हैं, रैट, इसका जूलॉजिकल नेम है रेटस रेटस। जूलॉजिकल नेम क्या है इसका? रेटस रेटस। अलग अलग अंडरलाइन कर दिया, बीच में स्पेस है। ठीक है, अब ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? वंश के नाम को। ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? जाति के नाम को। तो यहां पर वंश और जाति सेम हो गए ना? सेम मतलब वंश को पुनः लिख दिया, पुनर् नाम कर दिया किसके रूप में? जाति के रूप में, मतलब टोटोनिम हो गया। लेकिन जूलॉजी वाले इसको क्या मानते हैं? एप्लीकेबल मानते हैं, वैध मानते हैं। जबकि बॉटनी वाले जो होते हैं वो टोटोनिम को वैध नहीं मानते। उनके अनुसार ये क्या है? अवैध है। बात समझ में आई? कोई डाउट है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। तो सेब का वैज्ञानिक नाम क्या दे दिया गया है? मेलस डोमेस्टिका। ठीक है, तो ये था हमारे प्राथमिकता का सिद्धांत। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब एक ऐसा देखते हैं एग्जांपल जिसके अंदर वास्तव में प्राथमिकता का सिद्धांत लागू हो रहा है। आप कहोगे सर इसमें तो माना कि 1800 ये जो था 1803 वाला, इसको वैलिड किया गया, बाद वाले को। लेकिन ऐसा कोई एग्जांपल है जिसके अंतर्गत स्टार्टिंग वाले को भी वैलिड किया गया हो, उसको भी माना गया हो? तो उसका भी एक एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, अब उसका एग्जांपल क्या है वो देखते हैं। एक पौधा है जिसके बारे में आपने भी सुन रखा होगा। उस पौधे का नाम है निम्फिया। क्या नाम है? निम्फिया। निम्फिया का सबसे पहले 1768 में एक नाम दिया गया, निम्फिया नोकेली। क्या नाम दिया गया? निम्फिया नोकेली। ठीक है, दूसरा नाम दिया गया निम्फिया प्यूबिसेंस। निम्फिया प्यूबिसेंस। और ये जो नाम था ये दिया गया था लगभग 1799 में।
उसके बाद सन 1872 में, कब? 1872 में निम्फिया का एक और नाम दिया गया था। वो नाम दिया गया था निम्फिया टोरस हुक। ये नाम दिया गया सन 1872 में। यानी कि निम्फिया के 3 अलग अलग नाम आए, वैज्ञानिक नाम आए द्विनाम पद्धति के अनुसार। सबके सब दो दो नामों से बने, वंश जाति वंश जाति वंश जाति, ये आ गया वैज्ञानिक का नाम। ठीक है, तो सब द्विनाम पद्धति के अनुसार दिए गए। तीसरा वाला त्रिनाम पद्धति के अनुसार दे दिया गया। तो यहां पर जितने भी नाम दिए गए हैं, इन नामों से वैध कौन सा होगा? अब हमने कहा वैध वही होगा जो सबसे पहले क्या हो, वो सॉरी, मान्य वही होगा जो सबसे पहले वैध रूप से क्या होगा, प्रकाशित होगा। ठीक है, अब सबसे पहले प्रकाशित कौन हो रहा है? 1768 में निम्फिया नोकेली। अब निम्फिया नोकेली में समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है। क्यों? निम्फिया किसको व्यक्त कर रहा है? वंश को। नोकेली किसको व्यक्त कर रहा है? जाति को। और ये नाम द्विनाम पद्धति के अनुसार बिल्कुल सही है, सही भी है, कोई समस्या ही नहीं है। लो, इसी को मान्य उसके बाद चाहे कितने नाम दिए गए वैज्ञानिकों के द्वारा, कुछ परिवर्तन किए गए, वैज्ञानिकों ने अपने खुद के नाम उसके अंदर ऐड कर दिए, वो बात अलग है, लेकिन इसमें वैलिड कौन सा है? निम्फिया नोकेली। तो सबसे पहले प्रकाशित हुआ, वैध भी है, इसीलिए इसको क्या दी जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। यह है प्राथमिकता का सिद्धांत। तो आई होप आपको प्राथमिकता का सिद्धांत समझ में आया होगा। ठीक है, अब इस प्राथमिकता के सिद्धांत के बाद वैज्ञानिकों ने क्या दिए गए? स्पष्ट रूप से पादपों के वैज्ञानिक नाम दिए। उस वैज्ञानिक नाम में वंश के नामों का प्रयोग किया गया, इसके अलावा जाति के नामों का प्रयोग किया गया, और कुछ वैज्ञानिकों ने अपने नाम का भी उसके आगे क्या किया है? प्रयोग किया है। ठीक है, तो आपको पता है सारी चीजें द्विनाम पद्धति में पहले ही बता चुका हूं कि वंश का नाम कैसे लिखा जाएगा, जाति का नाम कैसे लिखा जाएगा, फॉर्मेट कौन सा होगा, भाषा कौन सी होगी, अलग अलग अंडरलाइन कब होंगे, ये सारी चीजें मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। ठीक है, कौन सा लेटर स्मॉल होगा, कौन सा लेटर कैपिटल होगा, इस सबका अध्ययन अपन पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जाति के बाद किसको ऐड किया गया? वैज्ञानिक नामों को सम्मिलित किया गया। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी वैज्ञानिक, कोई वैज्ञानिक है हमारे पास, जैसे कि वैज्ञानिक है हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन, इसने किसी की खोज की, किसी पादप की खोज की, मान लीजिए इसने, जैसे एस्टेबुलरिया के बारे में इसने बता दिया, तो उसका नाम फिर वैज्ञानिक नाम में इससे रॉबर्ट ब्राउन को पूरा थोड़ी लिखेंगे रॉबर्ट ब्राउन, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे? रॉबर्ट ब्राउन को लिखेंगे R.Br. के रूप में। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन को कैसे लिखा जाएगा? R.Br. के रूप में। जैसे हम जानते हैं, ये तो सब जानते हैं, लीनियस वाला एग्जांपल, तो लीनियस को कैसे लिखते हैं? L. के रूप में। ठीक है, अब एक और वैज्ञानिक सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था एपी डिकेंडोल। अगर एपी डिकेंडोल को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? DC. के रूप में। ठीक है, लीनियस का आपको बता चुका हूं। अगर मान लीजिए जैसे एक था जेडी हुकर और एक उनका बेटा भी था जो भी हुकर ही था। मान लीजिए कोई दो वैज्ञानिक है जिनके नाम सेम है, जैसे हुकर हो गया, अब जेडी हुकर भी और उनका बेटा हुकर जो है वो भी दोनों नाम सेम हो गए, तो उनमें कैसे अंतर करेंगे? मान लीजिए बेटे ने अगर प्रकाशन किया है तो क्या करेंगे? Hook.F. यानी कि पुत्र के लिए किसका यूज करेंगे? F. का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखे जाते हैं? वैज्ञानिकों के नाम लिख दिए जाते हैं, किसके आगे? वंश और जाति के आगे, जिसके आधार पर किसका निर्माण होता है? त्रिनाम पद्धति का निर्माण होता है। जबकि जूलॉजी जो होती है उसमें त्रिनाम पद्धति में वंश जाति के बाद उपजाति भी आती है। ठीक है, यहां पर किसका नाम आ जाता है? वैज्ञानिक का नाम आ जाता है। ठीक, कोई डाउट है यहां तक? कोई समस्या नहीं है? उसके बाद वैज्ञानिकों ने एक समस्या का सामना किया कि कौन से नाम वैध होंगे। भाई आप कह रहे हो प्रकाशन पहले हो गया तो उसको प्राथमिकता दे दी, लेकिन वैध भी होना चाहिए, तो वैध कौन सा होगा, कौन सा एप्लीकेबल होगा, उसके बारे में वैज्ञानिकों को क्या हुई? थोड़ी सी शंका हुई। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने क्या कहा इसके लिए? आईसीबीएन इसके लिए क्या कहता है कि कौन से नाम वैध होंगे, कौन से नाम वैध नहीं होंगे? तो आईसीबीएन कहता है कि अगर कोई नाम पहले प्रकाशित हुआ है
लेकिन किस आधार पर प्रकाशित हुआ है? द्विनाम पद्धति के आधार पर। किस आधार पर प्रकाशित हुआ है? द्विनाम पद्धति के आधार पर। तो नाम कैसा होगा? वैध होगा। यह आवश्यक नहीं है कि उसमें वैज्ञानिक का नाम सम्मिलित होगा या नहीं होगा। बिना वैज्ञानिक नाम वाले नाम भी प्राथमिकता के रूप में लिए जाएंगे या मान्य माने जाएंगे, लेकिन नाम किस आधार पर होना चाहिए? द्विनाम पद्धति के आधार पर होना चाहिए। तब उन्हें क्या माना जाएगा? वैध माना जाएगा। बात समझ में आई? दूसरी बात, सभी के सभी नाम जो दिए जाएंगे वैज्ञानिकों के द्वारा वो किस भाषा में दिए जाएंगे? लैटिन भाषा में। अगर किसी और भाषा का प्रयोग किया गया तो वैज्ञानिक नाम मान्य नहीं माने जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए किसी वैज्ञानिक ने किसी पादप का कोई नाम दे दिया, जैसे मान लीजिए ये सेब ही था, इस सेब का किसी ने कोई नाम दे दिया, जैसे मेलस डोमेस्टिका नाम दे दिया किसी वैज्ञानिक ने। ठीक है। कब दिया? सन 1803 में। उसके बाद सन 2020 के अंदर किसी एक वैज्ञानिक ने इसका एक और नाम दे दिया और वही सेम नाम दिया। क्या नाम दिया? मेलस डोमेस्टिका। क्या 1803 में भी इसे मेलस डोमेस्टिका नाम दिया गया और सन 2020 में भी किसी के द्वारा इसे मेलस डोमेस्टिका ही नाम दिया गया। ठीक है। तो क्या हुआ? दो नाम हो गए। पहला नाम जो 1803 में दिया गया था, दूसरा नाम जो 2020 में दिया गया। तो किसको माना जाएगा सही? नाम तो दोनों सेम ही है, दोनों ही सही है, लेकिन किसके के मतलब जब श्रेय दिया जाएगा, कभी ये मेलस से डोमेस्टिक का नाम उसने दिया था तो 2020 वाले को लिया जाएगा या 18 से 3 वाले को लिया जाएगा? तो उसके लिए कहते हैं, आईसीबीएन कहता है कि इस प्रकार के नाम होलोनिम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? होलोनिम। कि अगर एक ही नाम को दोबारा प्रकाशित करवा दिया जाए, सेम नाम को, तो उन्हें क्या कहेंगे? होलोनिम। और जो दोबारा प्रकाशित होगा उस नाम को वैध नहीं माना जाएगा। जो पहले प्रकाशित होगा उसे ही क्या माना जाएगा? वैध माना जाएगा। यानी कि इस समस्या में जो 1803 वाला नाम होगा वो ही वैध माना जाएगा, ना कि 2020 वाला नाम। ठीक है। इसके बाद आईसीबीएन पुनर्नाम की बात भी करते हैं। वो कहते हैं, टोटोनिम कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो आईसीबीएन के अनुसार यदि किसी भी पादप के वंश और जाति का नाम समान हो जाता है, जैसे मेलस सेब के लिए लिनियस ने प्रयोग किया था, तो वंश और जाति के नाम अगर समान हो जाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? आपस में टोटोनिम हो गए या पुनर्नाम हो गए, तो इस समय इन्हें वैध नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ मापदंड बनाए आईसीबीएन के द्वारा और इन मापदंडों के आधार पर ही फिर नामकरण को प्रकाशित किया जाता था। ठीक है। चूंकि अभी भी आईसीबीएन के नामकरण सिद्धांतों में कुछ कमियां हैं, उन कमियों को और सुधारने की आवश्यकता है, जिसके आधार पर नामकरण को क्या बनाया जा सके? सुदृढ़ बनाया जा सके, स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, ऑथेंटिक बनाया जा सके। ठीक है। तो ये था हमारे प्राथमिकता का सिद्धांत एवं इसके साथ साथ वैधता का भी सिद्धांत कि आईसीबीएन किस किस को वैध मानेगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, अब इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बात करेंगे वर्गीकी साहित्य की। साहित्य मतलब उसके अंदर सब कुछ लेंगे, वही हर्बेरियम वगैरह, बॉटनिकल गार्डन्स वगैरह, उन सब की करेंगे अब स्टडी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। चलिए, थैंक यू।